नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए सीडीपी अर्थात बाल विकास के प्रश्न पत्रों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जो उसी क्रम में आज का जो हमारा पेपर है सितंबर 2015 का पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने फरवरी 2014, फरवरी 2015 और फरवरी 2016 के 3 पेपर को सॉल्व कर लिया है सीडीपी का सेक्शन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सितंबर 2015 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको वहां दिखता रहेगा, बाकी हम यहाँ से पढ़ेंगे और उसका उत्तर बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है शैशव काल की अवधि है। देखिए जो शैशव काल की अवधि मानी जाती है ये आपकी मानी जाती है 0 से लेके 5 वर्ष तक। ठीक है, 0 से लेके 5 वर्ष तक शैशव काल की अवधि मानी जाती है, लेकिन इसमें कहीं भी 0 से 5 ऑप्शन नहीं है। तो देखिए शैशव काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है 0 से 2, ये बिल्कुल ही शैशव काल है जिस अवस्था में बच्चा 2 पैरों पे खड़ा होकर नहीं चल पाता, वो दोनों हाथ और दोनों पैरों की मदद से चलता है। तो ये जो आपकी है ये कह लीजिए कि पूर्व शैशव काल अवस्था है। ठीक है, या शैशव अवस्था, इसमें ये मेन शैशव अवस्था है। ठीक है, तो यही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट जो इसका चलता है वो 3 से 5 वर्ष चलता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए शैशव काल की बात कही जाएगी तो कौन सा है ये 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष शैशव काल की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार तो क्या हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, शैशव काल की जो अवस्था है वो 0 से 5 वर्ष माना गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जन्म से जो 2 वर्ष है वो प्री है। ठीक है, शैशव काल का पहला भाग जो है वो 0 से 2 वर्ष का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। देखिए जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है वो संवेगात्मक अवस्था में होता है, या इसको हम बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। जो 2 से लेके 7 वर्ष की बात कह रहा है क्वेश्चन, वो होता है पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, कौन सा होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि हमारा सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड की बात करें तो 7 से लेके 11 वर्ष तक होता है अनौपचारिक, जिसमें कि आपका सेकंड नंबर है, और 11 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक होता है मूर्त संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। किन्होंने, जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक स्तर की 4 अवस्थाएं, 0 से लेके 2 वर्ष संवेदी या इंद्रिय जनित, 2 से 7 वर्ष आपका ये पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद में औपचारिक, और लास्ट में मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, ये 4 अवस्था उन्होंने बताई है। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, आपको 2 शब्द भरने हैं। लिखा है विकास डैश से की ओर बढ़ता है। तो ध्यान रखिए, विकास हमेशा पहले सिंपल चीजें हम सीखेंगे, फिर जटिल चीजें, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास जो है कहां से बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा जो है वो विकास चलता है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों वर्ड किस ऑप्शन में है, तो ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका ये थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट ऑप्शन था, हमने बताया आपको सही था, लिखा गलत है, इसको आप मैनेज करिएगा। ठीक है, देखिए तो थर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है एक वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, जैसे जो बड़े होते हैं वो आपस में सामंजस्य करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि ये बच्चे के विकास स्तर को सहयोग देकर अगर वो प्रगति के मार्ग पे ले जा रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा। इसमें देखिए शब्द आया भी है। ठीक है, क्या आया है, वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं। ठीक है, बड़े जो हैं बच्चों के मार्ग को प्रशस्त करते हैं कि वो विकास तरफ बढ़े, अर्थात वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का
फोर्थ का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया। जैसे अब जैसे मान लीजिए हमने देखा कि यार पानी, जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको आपने बताया कि बेटा पानी पिया जाता है, वो समझ गया। फिर वो अगर उसने देखा कि पानी से कपड़े भी धुल रहे हैं तो वो समझ जाएगा, अच्छा पानी से कपड़ा भी धुला जाता है, पानी पिया भी जाता है, पानी से नहाया भी जाता है। अर्थात वो जानकारी को अपने अंदर समाहित कर रहा है, समायोजन कर रहा है। ठीक है, नई नई चीजों को जो पहले वो सीखा था कि पानी केवल पिया जाता है, बाद में उसने सीखा नहीं नहीं पिया नहीं जाता और कामों में भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात वो अपने आप को समायोजित कर रहा है, कंडीशंस के अनुसार अपने आप को बदल रहा है। ठीक है, अपनी जानकारी में परिवर्तन ला रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, समायोजन। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर से आपको बता रहे हैं, इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना है, आप चीजों को गेस करना सीख जाएं कि हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और किसको हमें ढूंढना है। ठीक, बाकी अदर ऑप्शन हमें कोई नजर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। अब देखिए यहाँ दो शब्द है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सब देखिए, जैसे जब बच्चा छोटा होता है ना, बालक होता है, आप उसको कुछ भी कहिए, उससे कोई मतलब नहीं। उससे कहिए बेटा नाखून काट लो, बेटा ये कर लो, वो कर लो, उसको मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, मध्य अवस्था में भाषा के बजाय, यानी कि भाषा जो है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। अहम केंद्रित मतलब बच्चा अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। ठीक है, छोटे बच्चों को आप कभी कहिए, कभी बांध के रखिए, या किसी बात के लिए मना करिए, कह दीजिए तुम खेलने के लिए नहीं जाओगे, झगड़ा कर लेंगे। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज द राइट आंसर। आप दोनों वर्ड को फिल करिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित है, और यही राइट आंसर है। ठीक है, भाषा जो होती है वो मध्य बाल्यावस्था में सामाजिकृत नहीं होती, वो क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, बाल केंद्रित। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में आपको बालकों के अनुसार काम करना है, बालकों से काम करवाना है, उनको पढ़ाने में सहयोग देना है, उनकी बातों को सुनना है, प्रश्न अगर पूछे तो उसको प्रोत्साहित करना है। तो आप इन चारों ऑप्शन पढ़िए, ऐसा कौन है जिसमें बच्चों को हमने रोक टोक नहीं किया है। पहला नंबर पढ़िए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यही हमारा राइट आंसर है, यानी कि बच्चों को हम क्या कराएं, हस्तपरक गतिविधियां कराएं। ठीक है, आगे आपका लिखा है कि एक कोने में बैठाना नहीं, प्रतिबंधित मतलब रोक के पढ़ाएं नहीं। लास्ट में लिखा है गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं हो, ऐसा भी नहीं कराना है। आपको क्या कराना है, बच्चों के अनुसार गतिविधियों का संचालन करना है, या हस्तपरक गतिविधियां करानी है जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए 8वां पढ़ लेते हैं, लिखा है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। यानी कि जो कीबोर्ड थी उस पर कोई बच्चा है आराम से वो गाना बजा रहा है ना, अच्छे से। कक्षा अध्यापक ने विचार किया राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। अब बताइए, अगर कोई अच्छा गाना अगर आप कहेंगे ना, आहा बहुत अच्छा गाते हो तुम, बच्चा क्या कर रहा था, संगीत बजा रहा था, अर्थात उसकी जो बुद्धि है, संगीत की बुद्धि बहुत तगड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन एकदम इजी मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कहीं गलत तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन, जब यह शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये मैंने आपको कल ही बताया था। जब भी तुलना कर दी जाएगी कि लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं लड़कों से, या लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि हम लोग जो लिंग अवधारणा है उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, या हम लोग गलत कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग जेंडर पक्षपाती इज राइट आंसर, यानी कि 9वें का हमारा जो है सेकंड नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, समावेशी शिक्षा मानती है, क्या मानती है कि हमें, अब देखिए हमें एक बार 2 वर्ड भरना है, आप सेंटेंस बनाइए। देखिए कि हमें, पहला भर रहे हैं कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, जैसी व्यवस्था है आप वैसे बनाएंगे बच्चों को, नहीं ना। दूसरा, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ये सही है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपके पास व्यवस्था है आप
उसमें चेंज लाइए और बच्चों को उसके अनुसार पढ़ाइए, ठीक है। यानी कि जैसे बच्चे आपके पास आते हैं व्यवस्था को बदलिए, बच्चों को नहीं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी परिवेश, परिवार और बच्चे परिवेश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप स्कूल की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए, जो बच्चा होता है उसमें वो नई नई चीजों को बना सकता है और जो आप पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ सकता है। तो इसमें एक शिक्षक क्या करेगा, पहला नंबर तालमेल बैठाने वालों की, संप्रेरक व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, ठीक है। क्या होता है सुगमकर्ता की। यानी कि टीचर ऐसे माहौल को क्रिएट करे या ऐसा इन्वायरमेंट बनाए ताकि बच्चे अच्छे से चीजों को सीखें और अर्थ ग्रहण करें, ठीक है। तो सुगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए किसकी, शिक्षक की। चलिए अगला, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। यानी कि कोई बच्चा बहुत पढ़ने लिखने में तेज है तो उसकी कौन सी नीचे लिखी बातों में कौन सी बात सत्य नहीं है। पहला, उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, बिल्कुल सही है। उच्च आत्म क्षमता, बिल्कुल सही है। निम्न औसती, यही गलत है, औसत नहीं भाई वो हाई फाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए वापस देखते हैं 13 नंबर क्या लिख रहा है। अच्छा, कोहेल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। देखिए, कोई निर्णय लेते समय ये जो आपको ध्यान करना पड़ेगा, इसमें जो राइट आंसर है पहला नंबर अंतर्निहित संभावित दंड, ठीक है। अगर कोई आप निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले वो जो अंतर्निहित संभावित दंड के बारे में पहले सोच लेगा। जैसे आपने बच्चे को पढ़ाया, उसको समझ नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे अब इसको हम बताएंगे, ठीक है, या इसको हम दंड देंगे। नैतिकता का जब भी हनन होगा तो दंड का वहां पे क्या कहते हैं उद्भाव जरूर आता है, ठीक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। कोई भी निर्णय लेते समय ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आपके पास आ गए हैं तो एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे। पहला नंबर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगर अलग अलग बच्चे आ रहे हैं तो अलग अलग शिक्षण पद्धतियों को अपना के आप उनको पढ़ाइए। ये सही है, बिल्कुल सही है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ेंगे ऐसा कुछ, जैसे लिखा है निगात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि को अधिकतर प्रयोग करना, याद करना, ये तीनों गलत है। जो राइट आंसर है वो क्या है, पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विकास सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सभी विकास परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से, नहीं नहीं नहीं, देखिए विकास की गति अलग अलग होती है। कोई अच्छे से डेवलप होता है, कोई कम होता है। किसी की मानसिक क्रिया तेज है, किसी का कम है, तो विकास की गति अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती। तो उसमें नहीं पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, मतलब कौन अच्छा तरीका है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, नहीं। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये सही लग रहा है। आगे देखिए, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, नहीं। आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए, नहीं। देखिए पहले कहा है अंत में करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित, मतलब आप पढ़ाते रहिए, आकलन करते रहिए, अंतर्निहित है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 का सेकंड नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि आप शुरू कर लीजिए अंतिम कर लीजिए या कोई बाहरी व्यक्ति आके करे, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर सेकंड नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। देखिए अपसारी चिंतन, अभिसारी, संवेगिक, अहमवादी। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो अपसारी चिंतन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चीज है उसको हम लोग कई दिशाओं में सोचते हैं, ठीक है, कई दिशाओं में। तो अपसारी चिंतन क्या है,
क्वेश्चन सृजनात्मकता से संबंधित है, क्योंकि जब कई सारी चीजें सोचेंगे तो हमारे अंदर निर्माण की भावना आएगी या नई नई चीजों को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगॉस्की, देखिए 3 बार आया ये, वाइगॉस्की का सिद्धांत लगातार आ रहा है। जब भी वाइगॉस्की का सिद्धांत आए आप हमेशा ऑप्शन में सामाजिक और परस्पर ढूंढिएगा। जैसे यह काम हो गया, क्योंकि वाइगॉस्की ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। चलिए पहला नंबर, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक, आ गया ना, बस आंख बंद करके आप आंसर मार दीजिए और किसी में सामाजिक नहीं है, तो पहला नंबर इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं और उसको देखते हैं और बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको पेपर में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, नहीं तो आप बहुत दिक्कत होगी ठीक है करने में। देखिए अगला प्रश्न लिखा है, बच्चे क्या होते हैं? पहला नंबर ऑप्शन, जिज्ञासु प्राणी होते हैं, अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगला, चिंतन में वयस्कों की भांति होती है? नहीं, बड़े जैसे थोड़ी होते हैं। ये क्या रीते बर्तन के समान होते हैं? नहीं। निष्क्रिय जीव? नहीं। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं और अपने हिसाब से चीजों को खोजने का वो प्रयास करते हैं, दिक्कत होती है तो बड़ों की सहायता लेते हैं। अगला नंबर, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों या सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक क्या करेगा? मतलब सभी जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए वो सम्मानित समझे और ये समझे कि हमको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए शिक्षक क्या करेगा? कड़े नियम बनाए? बिल्कुल नहीं। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे? बिल्कुल नहीं। उन शिक्षार्थियों को पता लगा जो अच्छी तरह? बिल्कुल नहीं। हाँ, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जाने और उनके मतों को प्रोत्साहित करे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा 21वां प्रश्न था। ठीक है, ये हमारा क्या था? 21वां प्रश्न था। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मतलब अगर वो गलती कर रहे हैं तो कौन सा सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं? गलत। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है? ये बिल्कुल से, कल भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सीखने के मार्ग पे अग्रसर है। जितनी गलती करेंगे उतना ही वो सीखेंगे। आगे के ऑप्शन में जो पढ़ेंगे आप, दंड वाला है गलत हो जाएगा और डांटने वाला है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको पॉजिटिव आंसर लेके चलना है। चलिए 22वां नंबर क्या कह रहा है? सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। जो सुरेश है वो अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है वो समूह में मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। एक बात बताइए, वो अलग पढ़ना चाहता है, वो मित्रों के साथ, तो सीधी सीधी बात है भाई, उसकी सीखने की कैपेबिलिटी अलग है, इसकी अलग है। वो अलग तरीके से सीखना चाहता है, अलग तरीके से। तो पूछा है कि यह उनके विभिन्नता का क्या कारण है? मूल्यों का, अभिक्षमता, अधिगम शैली। यानी कि जो उनके सीखने की शैली है वो अलग अलग है। वो अकेले में पढ़ के सीख रहा है, ये सबके साथ सीख रहा है। ठीक है, तो अभी ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, इसलिए कक्षा 1 और 2 में जो कथन दिए गए इनमें कौन सत्य होगा? पहला, शिक्षार्थियों को मातृ भाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित? बिल्कुल नहीं, दंड नहीं देना है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए? बिल्कुल नहीं, किसी को रोकना है। 3rd नंबर पढ़िए, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर लेके चलना है। 4th नंबर पढ़ेंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि उपेक्षा करनी चाहिए। ठीक, तो आपको निगेटिव लेस लेके बिल्कुल नहीं चलना है। चलिए 24 नंबर, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? देखिए प्रकृति पोषण यानी कि प्रकृति जो है पोषण कर रही है, इसमें जो प्रकृति है वो क्या है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रमण सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक एवं सामाजिक। तो देखिए प्रकृति में जीव जंतु भी आते हैं। ठीक है, तो जो लिखा है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ये क्या है? ये हमारी प्रकृति है। ठीक है, वाद विवाद हो रहा है ना कि प्रकृति ने हमको पाला है, तो यही बता रहा है कि आसपास का वातावरण और जैविक जो क्रियाएं होती है उसी से हम लोग चलते हैं या जीवन चलता है। 25वां नंबर,
जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? जो लाइन लिखी है कि जनसंचार माध्यम जो है सामाजिकरण का एक अच्छा साधन बना है, इसकी एक क्या है? देखिए, सबसे पहले हमने बड़ा वाला ऑप्शन ढूंढिए। देखिए, बड़ा वाला थर्ड है, पढ़िए। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, और यही हमारा राइट आंसर है। क्योंकि आप पढ़िए, आगे लिखा है, पहले वाले ऑप्शन में लिखा है विक्रय, गलत हो जाएगा। दूसरे में केवल लिखा है, निगेटिव है। तीसरे में लिखा है अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये भी निगेटिव है। तो पॉजिटिव कौन सा है? केवल थर्ड नंबर ऑप्शन, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से इस प्रश्न में से सही जो नहीं है उसको ढूंढिए, यानी निगेटिव वाला। पहला वाला पढ़िए, पहला वाला ही निगेटिव है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं। तो 26 नंबर का पहला नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, यही गलत कथन है। 27 नंबर, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? मतलब बच्चों को प्रेरित करना है तो क्या अपनाना चाहिए? पहला नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंक लाने के लिए, गलत, निगेटिव हो गया। दूसरे में देखिए पुरस्कार और दंड लिखा है, गलत हो गया, हटाइए। थर्ड नंबर ऑप्शन, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए सहायता करना, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। 28 नंबर, क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? सामाजिकरण का यानी समाज की बातों को सिखाने का। परिवार बिल्कुल है, आगे बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। तो सबसे बेस्ट क्या है? परिवार। परिवार की बहुत मुख्य भूमिका होती है बच्चों को सीखने और सिखाने में। अगला क्वेश्चन, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्योंकि इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे समूह में कुछ बच्चे दूसरे को हावी होने की, बिल्कुल नहीं, निगेटिव नहीं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए ग्रुप में स्टडी करानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए, लिखा है एक औसत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, किसमें? पढ़ने में, वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, डिसलेक्सिया, लेक्स मतलब लेस हो गया है, ये होती है पठन संबंधित कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चारों आप सुन लीजिए। देखिए, एक आपको लिखा है, अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इसको आप ध्यान समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा पेपर सॉल्व हो चुका है। ये जो चारों ऑप्शन दिया है 2 बार आ चुका है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला लिखा है डिसलेक्सिया, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? डिसग्राफिया। क्या लिखा है? डिसग्राफिया, ठीक है। देखिए, तीसरा क्या लिखा है? डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। अगला क्या लिखा है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। अब ध्यान समझिए। देखिए, डिसलेक्स, लेक्स मतलब होता है एक तरह से जैसे पढ़ना, ठीक है, मतलब लेक्स लर्निंग ना, लर्निंग आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये पठन संबंधित क्या है? विकार है। अब देखिए, और डिसग्राफिया मतलब लेखन संबंधित, अभी हम आपको समझाते हैं। डिसकैलकुलिया मतलब गणित संबंधित, और डिस्प्रैक्सिया मतलब गति संबंधित। गति मतलब चलना, ठीक है, गति मतलब चलना। अभी ध्यान से समझिएगा। देखिए, डिसलेक्सिया, लेक्स मतलब हम लेस रह गए, पढ़ने में लेस रह गए, तो डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधित विकार। डिसग्राफिया, ग्राफ हमको बनाना है, ग्राफ मतलब पेन लिखने का काम आएगा, तो ये हो गया लेखन संबंधित विकार। हम लोग डिस हैं, ग्राफ बनाने में डिस है यानी कि कमजोर हैं, तो ये हो गया लेखन संबंधित विकार। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन हम लोग कमजोर है, गणित में कमजोर है, तो डिसकैलकुलिया मतलब गणित संबंधित विकार। और प्रेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया मतलब प्रेक्सिया मतलब चलने में, ऐसे प्रेक्सिया मतलब पैदल चलने में, यानी कि गति संबंधित विकार, ठीक है। तो ये चारों विकार को आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 2015 सितंबर के सीडीपी पेपर को सॉल्व किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।